हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जामिनेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है IBO 4 यूनिट 5 प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर का 5.3 एग्जामिनेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। इसका पॉइंट 5.2 नेचर एंड फॉर्मेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या तो फिर आप आई बटन में जा करके आप इसका वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। As soon as a report or export order has been received, the exporter must first acknowledge its receipt by intimating the importer through telephone, telefax, fax, etc. तो जैसे ही जो एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो एक्सपोर्टर जो है उसको सबसे पहले एक्नॉलेज करता है कि वो जो रिसीप्ट जो मिला है उसको एक्सपोर्टर के थ्रू मतलब इंटीमेट करता है इम्पोर्टर को टेलीफोन, टेलीफैक्स, फैक्स, मतलब कि उसको कंफर्मेशन के लिए दे देता है कि हाँ हमको ये सारे रिसिप्ट मिल गए हैं। तो अब हम एक्सपोर्ट ऑर्डर का जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। दो नॉट लीगली नेसेसरी, पर ये लीगली नेसेसरी नहीं होता। दिस स्टेप इज़ हेल्पफुल इन क्रिएटिंग बिजनेस गुडविल फॉर द एक्सपोर्टर। ये सिर्फ एक बिजनेस का गुडविल क्रिएट करने में हेल्प करता है एक्सपोर्टर को। The exporter must carefully examine the contents of the order to see that there is no discrepancy between the export order and export contract, verbal or written। तो ये एक्सपोर्टर का जिम्मेदारी बनता है कि वो केयरफुली एग्ज़ामिन करे जो कंटेंट है ऑर्डर का, उसको ध्यान से वो देखे करे कि जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर था और जो एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी तरह का फेरबदल नहीं हो, और साथ ही साथ जैसा उसको ऑर्डर दिया गया था उस हिसाब से ही वो ऑर्डर को पूरा करें। Thus, the accepted pro forma invoice, buyer's purchase order or the letter of credit opened in favor of the exporter must be examined। तो जो एक्सेप्टेड pro forma इन्वॉइस होता है, बायर परचेज ऑर्डर होता है या लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो ओपन किया जाता है एक्सपोर्टर के फेवर में और उसको एग्ज़ामिन किया जाना चाहिए। लेकिन आइटम्स टू बी एग्जामिन पार्टिकुलरली आर, तो ये सारे कुछ आइटम्स हैं जिनको पार्टिकुलरली एग्जामिन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन, स्टाइल, कलर, पैकिंग कंडीशंस एक्सेट्रा। तो सबसे पहला प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो चेक करें कि उसमें जो स्पेसिफिकेशन है, स्टाइल, कलर, पैकिंग कंडीशन, सारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है वो पूरा चेक करना चाहिए। सेकेंड है मार्किंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स इफ़ एनी। तो उसको अगर मार्किंग या लेबल कुछ ज़रूरत है उस प्रोडक्ट में लगाने का तो उसके बारे में भी उसको जानकारी होना चाहिए और साथ ही साथ वो चेक करना चाहिए उसको। उसके अलावा टर्म्स ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग करेंसी, नेचर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, रिवोकेबल, इरिवोकेबल, कन्फर्म्ड, अनकन्फर्म्ड, रेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेट्रा, क्रेडिट पीरियड इफ़ एनी। तो जो टर्म्स ऑफ पेमेंट होता है जिसमें करेंसी या नेचर ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट में इसमें से कुछ भी हो तो वो सारी चीज़ें को भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर टर्म्स ऑफ शिपमेंट इंक्लूडिंग चॉइस ऑफ कैरियर, मोड ऑफ कैरेज, प्लेस ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ शिपमेंट, डिलीवरी, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट एक्सेट्रा। तो जो भी टर्म्स ऑफ शिपमेंट होता है उसके बारे में भी उसको एग्जामिन करना चाहिए। फिर इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग टाइप ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्टिंग एजेंसी। तो जो भी इंस्पेक्शन का मतलब उसको इंस्पेक्शन का भी ज़रूरत पड़ता है कि मतलब उसमें जितने भी तरह के इंस्पेक्शन होते हैं वो सारा इंस्पेक्शन होना चाहिए, इंस्पेक्टिंग एजेंसीज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ को भी उनको एग्जामिन करना चाहिए। फिर है इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग रिस्क बीन कवर्ड एंड इंश्योरेबल वैल्यू। तो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स को भी उनको एग्जामिन करना चाहिए कि अगर मान लीजिए गुड्स को डिलीवर करते समय पहुंचाते समय किसी भी तरह का कुछ नुकसान हो गया तो सब के बारे में भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स फॉर रिलीजिंग पेमेंट इंक्लूडिंग द नेचर एंड नंबर ऑफ इन्वॉइसेस। तो जो डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है पेमेंट के टाइम पे पेमेंट लेने के टाइम पे वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि नेचर एंड नंबर ऑफ इन्वॉइसेस, ये सारा कुछ, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों के बारे में भी उनको एग्जामिन करना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद द बैंक। इसके साथ ही उनको ये भी एग्जामिन करना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट है उसका लास्ट डेट ऑफ नेगोशिएशन क्या होगा, वो बैंक के साथ वो कर सके।
A new exporter who is very keen to get into the business may tend to ignore certain aspects of the export order. तो जो नया एक्सपोर्टर है वो चाहे तो ये मतलब इसमें से कुछ चीज़ों को वो इग्नोर कर सकता है. इट इज़ नॉट अनकॉमन मीन्स करता है जनरल. इट इज़ नॉट अनकॉमन दैट द इनकाउंटर्स डिफ़िकल्टीज़ वाइल कंपाइलिंग विद द कॉन्ट्रैक्टेड ऑब्लिगेशन. तो ये कॉमन नहीं है कि जो भी मतलब वो इनकाउंटर करता है उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती ही है वो सारे ऑब्लिगेशंस में. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता, सबके साथ भी ऐसा नहीं होता है. इन द प्रोसेस ही में सफ़र अ लॉस. तो कुछ केस में उनको क्या होता है, लॉस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, the importer may specify inspection to be undertaken by an agency which does not operate from India. तो मान लो कि एक इम्पोर्टर जो है इंस्पेक्शन के लिए एक एजेंसी को हायर किया है कि मतलब वो इंस्पेक्ट करेगा, पर वो क्या होता है वो इंडिया से ऑपरेट नहीं करता. सच अ प्रॉब्लम विल बी डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड. तो ये प्रॉब्लम तभी आएगा जब गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हो चुका है. At this stage it may be difficult to persuade the importer to change this condition. तो इस स्टेज में क्या होगा कि वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा इम्पोर्टर के लिए कि वो परस्यूट कर सके अपना कंडीशन को. मीन्स अपना कंडीशन उसका जो भी है उसको चेंज करने के लिए वो परस्यू करे, ये पॉसिबल नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. कंसिक्वेंटली द एक्सपोर्टर में सफ़र अ लॉस. इससे क्या होगा कि एक्सपोर्टर को लॉस हो जाएगा. If there are any dispensaries in the export order, the importer must be immediately informed for its amendment. तो अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर में किसी भी तरह का डिस्क्रिपेंसीज है तो इम्पोर्टर को उसके बारे में जानकारी तुरंत मिल जानी चाहिए. इट इज़ ओनली आफ्टर द अमेंडमेंट ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड. ये सिर्फ अमेंडमेंट ऑर्डर रिसीव्ड होने के बाद ही होगा और कन्फर्म्ड बाय द एक्सपोर्टर दैट ही बिकम्स लायबल टू फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. तो और वो कंफर्म करेगा एक्सपोर्टर से ही कि वो जो भी इसका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसके हिसाब से जो भी मतलब लॉस वगैरह कुछ भी हुआ है तो वो पे करेगा, वो लायबल होगा पे करने के लिए. इट इज़ कॉमर्शियली प्रूडेंट टू कंफर्म द ऑर्डर बाय सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट्री कंफर्मेशन. तो ये कमर्शियली क्या होता है, प्रूडेंट होता है कंफर्म करने के लिए जो भी ऑर्डर है उसको बाय सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट्री कंफर्मेशन. तो वो एक डॉक्यूमेंट भेजता है कंफर्मेशन का. इन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स इट में ऑल्सो बी अ लीगल रिक्वायरमेंट. तो कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक लीगल रिक्वायरमेंट होता है कि किसी भी तरह का लॉस हो, कुछ भी डैमेज हो तो एक्सपोर्टर ही बियर करेगा, या फिर हर मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारा कुछ डिपेंड करता है. देयर इज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ दिस कन्फर्मेटरी लेटर. इसका कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है इस लेटर का. एंड एन ऑर्डिनरी लेटर वुड सर्व दी पर्पस. और कोई भी एक ऑर्डिनरी लेटर इस पर्पस को सर्व कर सकता है. ऑल्दो सम एक्सपोर्टर हैव प्रिंटेड द लेटर विद सुटेबल ब्लैंक स्पेसेस. तो हाल फिर भी क्या होता है कि कुछ एक्सपोर्टर्स जो है वो लेटर प्रिंट करा के रख चुके हैं कुछ ब्लैंक स्पेस के साथ में. मीन्स वो ऑलरेडी स्पेसेस दे चुके हैं अपने लेटर में. तो आई होप आपको सारे पॉइंट सारे डिटेल समझ में आ गए होंगे. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक